तो हे गाइस, मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं कोड ज्ञान विद हर्ष। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने सीएसएस की सीरीज स्टार्ट की जिसमें हमने नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी कुछ आपको इम्पॉर्टेंट सीएसएस के बारे में बताया है। उसके पहले हमने एचटीएमएल की सीरीज़ कंप्लीट की। अगर आप वो सीरीज़ नहीं देखा तो उस सीरीज़ का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, उस सीरीज़ को ज़रूर देखिए, आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आइए आज के हम इस वीडियो में क्या क्या सीखने वाले मैं आपको बता देता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको कलर के बारे में, बैकग्राउंड के जितने भी स्टाइल में यूज़ होते हैं उसके बारे में, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के बारे में और कुछ फ़ॉन्ट साइज स्टाइल के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपने अभी तक सीएसएस नहीं सीखा है या आपने कुछ भी सीएसएस सीखा है तो इस वीडियो से आप एकदम जितना टॉपिक में बताने वाला हूँ 100% आप उस टॉपिक के बारे में एकदम डिटेल में और एकदम अच्छे से समझ के अपने खुद के दम पे आप इस चेंजेस को कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हमने ये सब देखा, तो पहले मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे इसको भी रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये, तो सबसे पहले हम कलर कैसे करते हैं बता देता हूँ। H1 टैग के अंदर मैंने लिख दिया अपने चैनल का नाम, कोड ज्ञान विद हर्ष। अब मैं अगर इसको कलर करना चाहूँ तो कलर कैसे कर सकते हैं। सिंपली H1 टैग को यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, उसके अंदर यहाँ पे कलर कर दिया मैंने रेड। देख सकते हैं अब इसका कलर हो गया है रेड। इसी के साथ अगर मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए क्या लिखना होता है, बैकग्राउंड कलर। इसका मान लीजिए मुझे बैकग्राउंड कलर करना है ब्लू, तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ब्लू। तो बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया, कलर हो गया रेड। ये तो बहुत बेसिक है। अब बैकग्राउंड में काफ़ी सारे और इन तरह के हेल्पफुल टैग्स होते हैं। इससे यहाँ पे देख सकते हो बैकग्राउंड मैंने लिखा ही नहीं और बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, पोजीशन, रिपीट, साइज, क्लिप, फिल्टर, विजिबिलिटी, पोजीशन, अटैचमेंट, काफ़ी तरह के हमें सीएसएस प्रोवाइड करता है, स्टाइलिंग। तो एक एक करके हम इस सबको सीखेंगे और आगे भी बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। तो अब हम नेक्स्ट सीखने वाले हैं। तो अब हम अपने बैकग्राउंड के कुछ स्टाइलिंग के बारे में सीख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर एक डिव टैग बन देता हूँ। इसको मैं कुछ नहीं, इसके अंदर एम्प्टी रखूँगा और यहाँ पे मैं यूनिवर्सली से मैं मार्जिन और पैडिंग पढ़ देता हूँ। मार्जिन पैडिंग क्या होता है उसके बारे में अभी आपको कुछ जानने की ज़रूरत है, वो भी मैं आगे आपको डिटेल में एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा। और यहाँ पे मैं बॉडी टैग को कुछ हाइट और विड्थ देता हूँ। हाइट और विड्थ क्या होता है हमने HTML के वीडियोज़ में सीखा था। हाइट और विड्थ आपको वैसे बेसिक पता है। हाइट मैंने दे दिया VH का मतलब होता है व्यू हाइट, मतलब आपका स्क्रीन का जितना भी हाइट है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट के हिसाब से कर लेता है। और विड्थ को व्यू विड्थ ये दे दिया है। इसके बाद हम डिव टैग के अंदर बैकग्राउंड में अगर चाहिए, अगर हमको डिव टैग के बैकग्राउंड के, मान लीजिए ये पूरा अगर मेरा डिव टैग है, इसके बैकग्राउंड में अगर मुझे कोई इमेज लगाना है विदाउट HTML की मदद से, तो मैं कैसे लगा सकता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज करके एक हेल्प मिलता है, जिसके अंदर हम URL करते हैं और हमारा इमेज का URL इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक इमेज ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, तो मैं उस डाउनलोड इमेज का URL इस पर पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँगा तो यहाँ पे कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने हाइट और विड्थ डिव को नहीं दिया है। तो हाइट और विड्थ यहाँ पे दे देते हैं। विड्थ इसको देते हैं 100%, हाइट भी दे देते हैं 100%। अब देखिए यहाँ पे मैंने जैसे हाइट और विड्थ दे दिया तो यहाँ पे मल्टीपल इमेज की साइज़ तो छोटी है, लेकिन डिव का हाइट मैंने 100%, पूरे स्क्रीन का 100% हाइट और विड्थ दिया है। इसलिए देखें एक ही इमेज है, वो अपने साइज़ कंप्लीट होने के बाद रिपीट हो रहा है। तो अगर चाहते हैं कि अगर आप चाहो कि मेरे को ये इमेज को रिपीट नहीं करवाना है, उसके लिए हमारे पास आता है बैकग्राउंड रिपीट करके एक हेल्प मिलती है। इसका नाम यहाँ पे मैं बैकग्राउंड रिपीट करके देख सकते हैं, यहाँ पे एक CSS हमें प्रोवाइड करता है। इसके अंदर अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया नो रिपीट पे मैंने जैसे ही यहाँ पे कर दिया तो बैकग्राउंड अब रिपीट नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे मैं वही चीज़ नो रिपीट की जगह रिपीट कर दूँ तो यहाँ पे रिपीट होगा। फिर रिपीट X और Y होता है। जैसे ही करेंगे तो देखिए X डायरेक्शन में रिपीट हो रहा है, Y में नहीं हो रहा है। Y में रिपीट हो रहा है, X में रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये था रिपीट। अब यहाँ पे मैं इसको नो रिपीट कर देता हूँ।
नो रिपीट। अब इसके बाद हमारा आता है बैकग्राउंड साइज़। बैकग्राउंड साइज़ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं बैकग्राउंड साइज़ के पहले आपको एक बैकग्राउंड पोजीशन करके क्या होता है उसको बता देता हूँ। तो यहाँ पे बैकग्राउंड पोजीशन, अब मान लीजिए मुझे इस इमेज को चाहिए कि ये सेंटर में हो, ये टॉप पे रहे, बॉटम में रहे, लेफ़्ट में रहे या राइट में रहे, उसको चेंज करने के लिए हम बैकग्राउंड पोजीशन की हेल्प लेते हैं। तो बैकग्राउंड पोजीशन में जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टॉप और यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के टॉप पे चला गया है। इसी को अगर मैं यहाँ पे कर दूँ बॉटम और रिफ़्रेश करूँ तो ये स्क्रीन के बॉटम में चला गया है। इसको अगर मैं यहाँ पे कर दूँ लेफ़्ट तो ये स्क्रीन के लेफ़्ट में चला जाएगा, और अगर इसी को मैं कर दूँ राइट तो ये राइट में चला जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट, अगर मैं इसको चाहूँ कि मुझे इसको सेंटर में करना है तो ये सेंटर में भी हो जाएगा। देख सकते हैं ये पूरे स्क्रीन के सेंटर में चला गया है। तो एक ये तरीका है। और अब मैं आपको नेक्स्ट बता देता हूँ कि बैकग्राउंड साइज़ क्या होता है। बैकग्राउंड साइज़ में आप जो है अपने इस इमेज के साइज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो दो इम्पॉर्टेंट साइज़ जो मेनली यूज़ होता है इस तरीके से साइज़ चेंज करने के लिए, वो होता है कवर और कंटेंट। कवर का मतलब होता है आपका हाइट, जो अपने उस डिफ को जितना भी हाइट दिया है उस पूरे हाइट पे वो एडजस्ट हो जाएगा, कवर हो जाएगा पूरा। अब मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ तो देख सकते हैं ये पूरा इमेज तो नहीं शो हो रहा है, लेकिन इसने अपना जो क्या बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी टाइप का कुछ होता है, उसके मदद से इसने पूरा अपना इमेज को 100% हाइट और विड्थ के हिसाब से एडजस्ट कर लिया है। और दूसरा होता है कंटेंट। कंटेंट क्या होता है ये देख लेते हैं। कंटेंट करके मैं जैसे यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसने इमेज को कैसे कंटेन किया है। अगर आप चाहिए आपको कवर और कंटेंट नहीं करना है तो आप इसको कुछ एक हाइट और बॉडी साइज़ भी दे सकते हैं। तो 200 पिक्सल, मैं इसको 500 पिक्सल करके देखता हूँ कुछ होता है क्या। हाँ, देख सकते हैं आप साइज़ के हिसाब से भी इस इमेज को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सब था बैकग्राउंड के कुछ प्रॉपर्टीज़ थे जो मेनली यूज़ होते हैं। अभी भी बैकग्राउंड के काफ़ी सारे यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ आप देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको अगर सारे बैठाने बैठूँगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, काफ़ी लंबी सीरीज़ हो जाएगा। तो इतना सब इम्पोर्टेंट नहीं होता है CSS में। आप मेनली जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैक्सिमम टाइम आप अगर कोडिंग करेंगे तो आपको इतने ही यूज़ होने वाले हैं। फिर भी अगर आपको और पढ़ना है तो आप MDN करके एक डॉक्यूमेंटेशन होता है, काफ़ी सारे वेबसाइट होती है जो आपको इस सब से चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करता है। तो ये था बैकग्राउंड के कुछ प्रॉपर्टी। अब हम नेक्स्ट चले जाते हैं अपने फ़ॉन्ट साइज़ की तरफ, फ़ॉन्ट स्टाइलिंग की तरफ। मान अब मैं इस डिव टैग को हटा देता हूँ, इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, रिफ्रेश। अब यहाँ पे मैं H1 टैग ले लेता हूँ जिसके अंदर मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ, कोडियन विद हर्ष। इसे रिफ़्रेश कर देते हैं तो अब ये आ गया। अब इसका अगर हम कुछ फ़ॉन्ट में स्टाइलिंग करना चाहें, फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर दे या फ़ॉन्ट विड्थ चेंज कर दे, वो सब क्या होता है मैं आगे आपको बता देता हूँ। अगर मैं H1 टैग को यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ और फ़ॉन्ट, अब फ़ॉन्ट लिखते ही देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे जो है फ़ॉन्ट यहाँ पे तरीके से कुछ आ गया है, जिसमें फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट विड्थ, फ़ॉन्ट स्टाइल, डिस्प्ले वेरिएंट, स्ट्रेच, काफ़ी सारे, लेकिन मेनली यूज़ होने वाले हैं फ़ॉन्ट फैमिली, साइज़, विड्थ, स्टाइल, इतने ही कुछ ज़्यादा यूज़ होता है। तो यहाँ पे इसका अगर मान लीजिए फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 पिक्सल और रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए कितने छोटे में चला गया, अभी काफ़ी छोटा हो गया है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको 20 पिक्सल कर देता हूँ। देख सकते हैं 20 पिक्सल के हिसाब से इसने अपने साइज़ को एडजस्ट कर लिया है। इसको अगर मैं चाहूँ तो 100 पिक्सल अगर करके देखते हैं तो क्या होता है। देखिए 100 पिक्सल करने के बाद कितना बड़ा साइज़ हो गया है। तो फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज़ की मदद से आप अपने जो भी टैग का है उसका फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं। और नेक्स्ट होता है पे इसको एक बेटर साइज़ देते हैं 40 पिक्सल। हाँ, नेक्स्ट हम यहाँ पे हमारा है फ़ॉन्ट विड्थ। फ़ॉन्ट विड्थ, इसमें देख सकते हैं फ़ॉन्ट विड्थ का मतलब होता है जो भी आपका यहाँ पे सेंटेंस है उसको बोल्ड करता है। आप यहाँ पे 100 कर दो और रिफ़्रेश करो तो देखिए इसका बोल्ड थोड़ा सा कम हो गया है, डार्किश। अब यहाँ पे मैं इसको ही 400 कर दूँ तो इसका थोड़ा सा
अब मैं इसको 400 की जगह कुछ और कर देता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे आता है बोल्ड। अब मैं इस पर चला जाऊँ, अब यहाँ पे बोल्ड आ गया है। अब मैं बोल्ड करके यहाँ पे देखूँ तो क्या होगा, देख लेते हैं। यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए पूरा बोल्ड हो गया है। फ़ॉन्ट विड्थ के समय हम हेल्प की मदद से हम अपने फ़ॉन्ट को बोल्ड कर सकते हैं, उसका जो डिज़ाइन है उसको हल्का सा चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है फ़ॉन्ट फैमिली। फ़ॉन्ट फैमिली की हेल्प से हम अपने फ़ॉन्ट की फैमिली को चेंज कर सकते हैं, मतलब फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे हमें कुछ फ़ॉन्ट फैमिली का यहाँ पे चेंज करना, तो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ और यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए इसका फ़ॉन्ट का स्टाइल ही चेंज हो गया है। इस तरीके से हमें VS कोड, मतलब जो CSS है वो काफ़ी सारे फ़ॉन्ट स्टाइल देता है। अगर हमें कुछ एक्सटर्नल फ़ॉन्ट स्टाइल चाहिए तो वो भी हमें मिलता है। अब वो कैसे मिलता है मैं आपको भी जब भी बताता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे 2-3 स्टाइलिंग यहाँ पे जैसे कि यूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद एक और स्टाइलिंग यहाँ पे मैं यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ये वाला। तो ये तो नॉर्मल ही है। तो इसकी मदद से आप फ़ॉन्ट फैमिली को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है फ़ॉन्ट स्टाइल। फ़ॉन्ट साइज़ में आप यहाँ पे इटैलिक कर सकते हैं इसको। अब मैं यहाँ पे देखूँ तो ये फ़ॉन्ट स्टाइल थोड़ा इटैलिक हो गया है। और भी हमें कुछ प्रोवाइड करता है क्या, नॉर्मल, ऑब्लिक, एक ये आता है जिसमें यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करूँ तो कुछ चेंज नहीं हुआ, मतलब इसमें कुछ फ़र्क नहीं है। तो ये थे हमारे कुछ फ़ॉन्ट के स्टाइलिंग जो CSS हमें प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारा है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट क्या क्या होता है उसके अंदर, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट इंडेंटेशन, और हमारा होता है टेक्स्ट स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग, टेक्स्ट शैडो। ये हम अब यहाँ पे सीखने वाले हैं, तो मैं इसको यहाँ पे पहले रिमूव कर देता हूँ। अब मैं मान लीजिए H1 टैग को यहाँ पे सिलेक्ट करके अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन करता हूँ। टेक्स्ट अलाइन का क्या मतलब है, अगर मान लीजिए मुझे इस पर्टिकुलर सेंटेंस को सेंटर में लाना है, लेफ़्ट में रखना है, राइट में रखना है, या अगर वो करने के लिए हमें टेक्स्ट अलाइन करके एक हमें स्टाइल मिलता है CSS की मदद से। अगर मुझे उस पर्टिकुलर सेंटेंस को अगर मुझे सेंटर में करना है तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, इसको मैं लिखने के बाद यहाँ पे मैं जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा आप देख सकते हैं मेरा जो सेंटेंस है वो सेंटर में चला गया है। इसी को अगर मैं यहाँ पे राइट कर दूँ, टेक्स्ट अलाइन राइट, आप देख सकते हैं ये जो सेंटेंस है ये राइट में चला गया। इसको हम पहले अब हम पे इसको सेंटर में कर देते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है वो है टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन क्या होता है, मान लीजिए मुझे इस जो सेंटेंस है उसके नीचे एक अंडरलाइन चाहिए, तब वो अंडरलाइन कैसे लेके आएंगे, उसके लिए हमें लिखना है टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं इस टेक्स्ट पर्टिकुलर सेंटेंस के नीचे अंडरलाइन करके हमारा आ गया है। और भी हमें काफ़ी सारे प्रोवाइड होता है, अंडरलाइन है, ओवरलाइन करके एक होता है जो सेंटेंस के ऊपर से लाइन आ जाता है, उससे कहा जाता है ओवरलाइन। और भी काफ़ी सारे हम अगर मान लीजिए किसी सेंटेंस में, जैसे कि यहाँ पे ए टैग होता है, एंकर टैग, क्लिक रिफ्रेश, आप देख सकते हैं इस क्लिक मी के अंदर ऑटोमेटिकली हमें अंडरलाइन मिलता है। अगर हम चाहिए कि वो हमें अंडरलाइन हटाना है तो भी टेक्स्ट डेकोरेशन की मदद से हम उसको हटाते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। अब मैं जैसे यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देता हूँ तो इसके नीचे का जो अंडरलाइन है वो यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। तो टेक्स्ट डेकोरेशन की मदद से हम किसी भी सेंटेंस के नीचे अंडरलाइन और अगर अंडरलाइन हटाना है, ओवरलाइन लगाना है, तो वो सब चीज़ हमारा टेक्स्ट डेकोरेशन की हेल्प से होता है। तो अभी हम इस एंकर टैग को हटा देते हैं यहाँ से और यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, अगर मुझे ये जो सेंटेंस है कोर्टियन विथ हर्ष, इसे पूरा कैपिटल करना है, पूरे सेंटेंस को कैपिटल में लिखना है, तो उसके लिए भी हमें एक CSS की प्रॉपर्टी मिल जाती है जिसका नाम है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की मदद से हम पूरे सेंटेंस को कैपिटलाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया तो कैपिटलाइज की मदद से हम यहाँ पे सिर्फ जो है स्टार्टिंग का हर सेंटेंस यहाँ पे अपर केस में हो जाएगा।
अगर मैं यहाँ से अपर केस हटा भी दूँ, हटा दूँ, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कोड ज्ञान विद हर्षवित का W, यहाँ पे H और यहाँ का C। यहाँ पे तो कोई भी सेंटेंस में अपर केस मैंने यहाँ पे यूज़ ही नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे जैसे मैं रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं हर वर्ड का फर्स्ट जो लेटर है वो ऑटोमेटिकली अपर केस हो गया विद द हेल्प ऑफ कैपिटलाइज, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा पूरा जो सेंटेंस है वो पूरा अपर केस में हो जाए तो यहाँ पे मैं अपर केस नाम का एक मेरे को प्रॉपर्टी मिलता है, उसको मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं पूरा सेंटेंस जो है मेरा वो अपर केस में हो गया है। अगर मुझे यही चीज़ अगर चाहिए कि मैं इसको लोअर केस कर दूँ तो वो भी मिल सकता है, तो मैं यहाँ पे लोअर केस लिख के यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ, देख सकते हैं पूरा जो सेंटेंस है वो मेरा लोअर केस में हो गया है। अभी नेक्स्ट हमारा है, इसका नाम है टेक्स्ट स्पेसिंग। टेक्स्ट स्पेसिंग का क्या मतलब है, जो हर पर्टिकुलर टेक्स्ट है, मतलब ये और इसके बीच का जो एक गैप है, इसका अगर मुझे स्पेसिंग हटाना है या तो मुझे अगर ए सी और ओ के बीच का स्पेसिंग हटाना है, इसके लिए हमें टेक्स्ट स्पेसिंग और वर्ड स्पेसिंग करके दो प्रॉपर्टीज़ है टाइप का यहाँ पे स्पेसिंग मिल जाता है, वर्ड स्पेसिंग और लेटर स्पेसिंग। तो वर्ड स्पेसिंग के हेल्प से जो हम अपना जो भी दो ये है कोड ज्ञान और विद, इसके बीच का जो स्पेसिंग है अगर हमें उसको इंक्रीज़ करना है तो हम वर्ड स्पेसिंग के हेल्प लेते हैं। यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे वर्ड स्पेसिंग को यहाँ पे 20 पिक्सल कर देता हूँ, यहाँ पे रिफ़्रेश करके देखता हूँ तो इसका जो बीच का जो गैप है वो इंक्रीज़ हो गया है। अगर हमें इसी के जगह हमें लेटर को स्पेसिंग करना है, मतलब हर पर्टिकुलर लेटर CODE हर पर्टिकुलर लेटर के बीच में अगर मुझे गैप चाहिए तो मैं लेटर स्पेसिंग का हेल्प लेता हूँ। लेटर स्पेसिंग में यहाँ पे 20 पिक्सल कर देता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं हर पर्टिकुलर लेटर के बीच में मुझे 20 पिक्सल का गैप मिल रहा है। तो यही होता है वर्ड स्पेसिंग और लेटर स्पेसिंग। नेक्स्ट हमारा है जो है उसको बोलेंगे हम टेक्स्ट शैडो। अगर हमें इस टेक्स्ट के यहाँ पे कुछ शैडो चाहिए तो हम उसको भी ला सकते हैं उसको विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट शैडो। टेक्स्ट शैडो कहाँ है, हाँ टेक्स्ट शैडो। टेक्स्ट शैडो में हमारा 4 वैल्यू मतलब मेनली मानता है, एक तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ब्लर और वो कलर। ये हमारा एक्स एक्सिस मतलब मान लीजिए एक्स एक्सिस का साइज़ कितना होना चाहिए 1 पिक्सल, वाई एक्सिस का साइज़ होना चाहिए 1 पिक्सल और आपका ब्लर कितना होना चाहिए, मेरा ब्लर होना चाहिए 2 पिक्सल का और कलर मुझे चाहिए ब्लैक। तो ये हो गया, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, कितना ब्लर रहना चाहिए 2 पिक्सल और कलर। अब मैं यहाँ पे अगर रिफ़्रेश करके देखूँ तो आप देख सकते हैं इसके यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर यहाँ पे थोड़ा शैडो दिख रहा है। अगर मैं इसको इंक्रीज़ करना चाहूँ तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, मान लीजिए इसको मैंने कर दिया 4 पिक्सल। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये नीचे आ गया, थोड़ा और दिख रहा है ये, तो इसको मैं 2 पिक्सल कर देता हूँ, इसको मैं 2 पिक्सल कर देता हूँ। ये थोड़ा सा अजीब सा शैडो, इसका शैडो भी मैं ब्लरिश को थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ 4 पिक्सल। हाँ, अब देख रहे हैं काफ़ी अच्छा दिखने में लग रहा है आपको, यहाँ पे शैडो आके दिख रहा है जो कि विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट शैडो। इसके अंदर एक्स वैल्यू, वाई वैल्यू, ब्लर की वैल्यू और कलर। अगर मैं यहाँ पे कलर इसका चेंज करके ब्लैक के जगह रेड कर दूँ और रिफ़्रेश कर दूँ तो आप देखिए यही सेम जो शैडो है वो रेड कलर में आ गया है। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो होता है टेक्स्ट इंडेंटेशन। टेक्स्ट इंडेंट क्या होता है, टेक्स्ट इंडेंट होता है अगर हमें अपने पर्टिकुलर जो सेंटेंस है उसको कुछ परसेंट से अपने पोजीशन से मूव करना है तो हम उसके लिए हम टेक्स्ट इंडेंट का यूज़ करते हैं। अगर ये हमारा सेंटेंस यहाँ से मैं चाहता हूँ 10% थोड़ा सा यहाँ से मूव हो जाए तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट इंडेंट 10%। अब यहाँ पे मैं अगर इसको रिफ़्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा मूव हो गया अपने पोजीशन से। इसी को अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 40% और रिफ़्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं 40% ही अपने पोजीशन से मूव हो गया है। ये था टेक्स्ट इंडेंट। हमने आज के वीडियो में काफ़ी कुछ सीखा, कलर सीखा, बैकग्राउंड के बारे में सीखा जिसमें हम लोगों ने बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड साइज़। उसके बाद हमने फ़ॉन्ट स्टाइलिंग के बारे में काफ़ी कुछ सीखा, फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है, फ़ॉन्ट स्टाइल क्या होता है, फ़ॉन्ट विड्थ क्या होता है, फ़ॉन्ट फैमिली क्या होती है। उसके बारे में हमने कुछ फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के बारे में जैसा देख सकते हैं आप, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, वर्ड स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग, टेक्स्ट शैडो और टेक्स्ट इंडेंट सीखा।
तो आज के लिए बस इतना ही। आपने काफ़ी कुछ सीखा, प्लीज़ मुझे ग्रो होने में हेल्प कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, जितना हो सके चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, रिलेशन में जो भी कोडिंग सीखने की कोशिश कर रहा है, और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने में आप सबको हेल्प करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।